नमस्कार। मोहन भागवत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ ही देगा और इसीलिए 30 तारीख को नागपुर में जो मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात होनी थी वो नहीं हो रही है। मोदी नागपुर में तो रहेंगे उस दिन, लेकिन मोहन भागवत से मुलाकात नहीं होगी। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? और इसी बीच कपड़ों से पहचान कर लेने वाले नरेंद्र मोदी जी ईद किट बांट रहे हैं। इन सब के पीछे आखिर क्या कारण है? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर मोहन भागवत और मोदी की मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्रज्ञा जी, ये कोई फिक्स मुलाकात नहीं है और कभी भी इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है कि मुलाकात जो है प्रस्तावित है। ये मुलाकात तो एक तरफ से चलाई गई थी कि मुलाकात होनी है। जो एजेंडा है, जो पीएमओ की तरफ से प्रोग्राम है, उसमें कहीं नहीं है। जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, कहीं कोई प्रोग्राम की पुष्टि नहीं है कि संघ प्रमुख और पीएम की मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री के 2-3 प्रोग्राम है वहां पे, जिसमें एक माधव आई हॉस्पिटल का उनको उद्घाटन शिलान्यास करना है और बाकी तमाम चीजें हैं और बैक टू बैक प्रोग्राम है और शाम को उनको दिल्ली लौटना है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि पहले भी ये कोई तमाम चर्चाएं चल रही थी कि मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात 30 मार्च को होने वाली है और ये मुलाकात बहुत कुछ तय करेगी, और अब वो मुलाकात एकदम से कैंसिल हो गई। पूरे कार्यक्रम में संघ प्रमुख से मुलाकात का कोई जिक्र ही नहीं। ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ प्रज्ञा जी कि मेरे हिसाब से तो ये मुलाकात होनी ही नहीं थी। ये चला चलाया मामला था, इन्होंने चला दिया था कि मुलाकात होनी है, ये है वो है। क्योंकि संघ ने तो कई दिन पहले अपना एजेंडा तय कर लिया है और अपना मामला साफ कर दिया है। संघ ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे संजय जोशी के अलावा किसी दूसरे नाम पे कोई विचार नहीं होगा। उन्होंने जो इनकी संघ की मीटिंग भी हुई थी बेंगलोर में, उसमें भी साफ नड्डा को कह दिया था कि संघ का ये संदेश है और आप जो है मोदी जी को और अमित शाह जी को संदेश दे दीजिए। 2 दिन पहले अभी नड्डा जी की और प्रधानमंत्री जी की पार्लियामेंट में मुलाकात हुई है, उन्होंने उनको संदेश दे भी दिया है। तो इसलिए क्या है कि संघ ने तो ठान लिया है कि संजय जोशी जी ही होंगे, उनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस पे क्या है कि जो इनकी जो गुजराती लॉबी है उसमें घमासान मचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ये किसी भी कीमत पर संजय जोशी की एंट्री चाहते नहीं है। अगर संजय जोशी की एंट्री होती है तो गुजरात लॉबी का क्या होगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि वो आए। लेकिन तमाम परिस्थिति आप देखेंगे, चाहे योगी जी जिस प्रकार से चीजें कर रहे हैं, योगी जी बार बार बयान दे रहे हैं, योगी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ होगा, तो मेरा मानना है कि योगी जी सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं और योगी जी को टाइट करने के लिए इनका भी एजेंडा चल रहा है कि कभी वो नंद किशोर गुर्जर जो है कभी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने लगते हैं, कभी मोदी जी के खिलाफ बोलने लगते हैं। कल संजीव बालियान ने धरना दे दिया और वो सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, जो भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग भाजपा की सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं योगी को घेरने का एक तरीका है दिल्ली का। तो दिल्ली ने अपने लोगों को लगा दिया है कि उनको घेरा जाए। आपने कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल का वक्तव्य सुना था, उसके बीच बीच में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बयान आते रहते हैं। तमाम कभी कभी भाजपा के जो दूसरे एमएलए हैं वो बोलते रहते हैं। पिछले दिनों आपने सुना कि मौर्य जी के मोदी जी के इतने प्रिय हैं भैया, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर खोदना गलत है। अपोज तो हो रहा है। नहीं, देखिए आप ये देखेंगे तमाम बातें उठ रही हैं अंदर से और बाहर से, लेकिन अब बातें अंदर से उठने लगी हैं। आज तक जो लोग आवाज उठाते थे वो बाहर से आती थी, उनसे आप इतने डरते नहीं है जो बाहर से आवाज आती है। जब अंदर से आवाजें उठने लगती हैं तो खतरा ये होता है। जी, अब आप ये देखिएगा अठावले इस प्रकार का बयान क्यों दे रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र नहीं खुदनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका नेगेटिव असर जाएगा। क्योंकि वो मुंबई के रहने वाले हैं, मराठवाड़ा के हैं, उनको सारी चीजें मालूम है। तो उनको पता है कि अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके लिए भी जो एलाइज है, ये बहुत खतरनाक कदम है। आप देखेंगे आज जयंत चौधरी ने भी मुस्लिम समाज के मामले पर ट्वीट भी किया और कहा भी है कि अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो शायद उनको भी कुछ विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि आरएलडी भी बिना मुस्लिम के तो जीत के आई नहीं है। उनकी तो अभी विधायकों में ही 2 विधायक मुस्लिम समाज से हैं और बाकी जो बने उसमें मुस्लिमों ने उनको वोट दिया है।
तो ऐसे जो अलाइज हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने कदम और चलना है। तो इसका अच्छा, मतलब ये कि आवाजें अंदर से उठ रही हैं। केपी मलिक सर, एक बात बताइएगा, अभी हम योगी को थोड़ा किनारे रखते हैं, संघ पर आ जाते हैं। संजय जोशी के नाम से इतनी क्या दिक्कत है? मोदी और शाह कोई उनके घर की पार्टी थोड़ी ना है, भाजपा चुनाव करा ले। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे संजय जोशी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत पुराने संजय जोशी कद्दावर नेता हैं जिन्होंने नागपुर से आके पूरा मामला पार्टी का जमाया था गुजरात में। और गुजराती हैं नरेंद्र मोदी, तो उससे नरेंद्र मोदी से लोकप्रियता में, संघ से और भाजपा के तालमेल में कहीं आगे संजय जोशी थे। तो मोदी जी उनको बहुत बड़ा खतरा अपने देख रहे थे कि गुजरात में मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा संजय जोशी है। और अगर हम याद करें उस दौर को, 2000 के दौर को याद करें, केशु भाई पटेल की सरकार बनवाने में ये माना जाता है कि संजय जोशी का बड़ा हाथ था। और जो कुछ लोग थे उन्होंने ये मोदी को लगा कि संजय जोशी मुझे ना बना के केशु भाई पटेल को बना रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं पीछे करने की रणनीति है। तो इसलिए दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया। और वो बदला लेने के लिए मोदी जी का अपना एक स्टाइल है बदला लेने का, वो भी आप जानते हैं। एक षड्यंत्र के तहत इनको बाहर किया गया। हालांकि उसमें मोदी जी को भी गुजरात से बाहर होना पड़ा, लेकिन मोदी जी गुजरात से बाहर हुए, दिल्ली गए और 2001 में पूरी ताकत के साथ वापस लौटाए और मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में बड़े भयानक रूप से उन्होंने संजय जोशी से बदला लिया। और ऐसा बदला लिया कि संजय जोशी आज तक जो है वनवास में जी रहे हैं। लेकिन वो सारी बातें षड्यंत्र थी, सारी बातें खुल के आ गई हैं। और उस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, संघ भी समझता है, कार्यकर्ता भी समझते हैं और देश भी समझता है। और आज आपको दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है इनको डर लगने का, प्रज्ञा जी जो आपने सवाल पूछा है, वो ये है कि आज भी मोदी सरकार में भी 60-70% लोगों में संजय जोशी की लोकप्रियता है। वो भले ही मोदी जी की सरकार में हो, लेकिन संजय जोशी आज भी किसी को भी फोन करते हैं, किसी भी मंत्री को फोन करते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री को फोन करते हैं, किसी भी भाजपा के बड़े पदाधिकारी को फोन करते हैं। और 90% संजय जोशी के काम आज भी हो रहे हैं। इतने दिन उनके बाहर रहने के बावजूद आज भी हजारों लोग उनके घर पहुंचते हैं और अपने काम कराते हैं। ऐसा नेता जो बिना सत्ता के राज कर रहा हो, तो वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। इसलिए ये उनसे घबराते हैं और ये शाम दाम दंड भेद की रणनीति करते हैं। और वो कोई रणनीति नहीं करते, वो सीधी सीधी राजनीति करते हैं। उससे बहुत ज्यादा वो प्रभाव में हमेशा रहते हैं। संघ भी उनका दबदबा मानता है और भाजपा भी मानती है, इसीलिए वो लोकप्रिय है। सर, इतनी इतनी बड़ी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है, आपको क्या लग रहा है अंततः क्या होगा? संघ की बात मानी जाएगी या फिर गुजरात लॉबी अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगी? अभी तक तो ये लग रहा था कि ये चर्चा होगी 30 तारीख की, और 30 तारीख की मुलाकात के बाद कुछ तो सकारात्मक निकलेगा गुजरात लॉबी के लिए, लेकिन अब तो वो भी कैंसिल हो गई है, या फिर हो ही नहीं देखिए रही प्रज्ञा, है। मैं हर बार कहता हूं आपको कि ये चीजें समझने के लिए आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना होगा। 2024 से पहले बड़ी मजबूत सरकार मोदी जी की थी। वो जो चाहते थे वो करते थे और आपने उसका एक नजरिया देखा भी था कि उन्होंने कई सारे डमी मुख्यमंत्री, डमी केंद्रीय मंत्री, डमी अध्यक्ष सब बना रखे थे। लेकिन 2024 के बाद उनकी जो ताकत है वो कमजोर हो गए हैं। अब वो इस हैसियत में नहीं रहे कि जो चाहे वो करा लें। उसी का नतीजा है कि आप उत्तर प्रदेश में योगी को देख रहे हैं और केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनने का जो ये सारा मामला चल रहा है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी आज बहुत कमजोर स्थिति में है। आप अगर देखेंगे कि पहले वो डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते थे, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष डमी नहीं बना सकते। वो तो अभी भी चाहते हैं कि डमी बने, लेकिन अब संघ चाहता है कि डमी ना बने, ऐसा कोई व्यक्ति बने जिसकी स्वीकार्यता संसद में भी हो, जिसकी स्वीकार्यता पार्लियामेंट में भी हो, जिसकी पार्टी में भी हो, जिसकी संघ में भी हो और लोगों में भी हो। और ऐसा लगे कि भाई वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर हाँ, यहाँ पे आप राजनाथ की चर्चा करते हैं, तो वो सरकार में आने से पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग रहे हैं। लेकिन राजनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, पहले तो खुद अमित शाह बन गए, उसके बाद उन्होंने डमी के अपना नड्डा जी को बना दिया। तो पार्टी किस स्थिति में है, क्या निर्णय हो रहे हैं, क्या जो निर्णय, अगर एक हिसाब से हम देखें कि नड्डा जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड नड्डा जी को जाता है, तो क्या वास्तव में आप कहेंगे कि नड्डा जी को रिकॉर्ड जाता है?
क्या नड्डा जी की लोकप्रियता, नड्डा जी की वाक्पटुता और नड्डा जी का इतना जो है दबदबा था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं? तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग और संघ ये चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए जिसकी मान्यता पार्टी और संघ दोनों ओर हो। जी। योगी कहते हैं कि भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर बात करते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि 2027 तक वो इसी पर बिल्कुल स्थिर रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने कई बार कुछ ऐसी बातें कही जिससे साफ हुआ कि चला चली की बेला बहुत करीब है, या फिर आप बकौल आपने जो बताया कि ये योगी की एक तरह की धमकी है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा इस पर्दे को हटाइए केपी मलिक सर। क्या आप ये लड़ाइयां डिकोड करिए बिल्कुल नहीं बताइए, आपको आज बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्या ये बड़ी देखिए फिगर देखिए लेना है किसकी? नहीं, देखिए प्रज्ञा, आपको समझना होगा जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का सियासत का एक तरीका है। अगर हम पीछे भी देखें, कितने लोकप्रिय नेता अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के होते थे। कहां से वो 2 सांसदों से 3 सांसदों तक खींच के सैकड़ों सांसदों तक संख्या लेके गए थे, और वो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब अडवाणी जी हैं। और बाद में एक दूसरा चेहरा तैयार हुआ और मोदी जी का, और मोदी जी लोकप्रिय हो गए और मोदी जी हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, वो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की पार्टी नहीं है। वहां पे सेकंड ऑप्शन तैयार करके रखना होता है। और भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा हमेशा चाहिए। आपने देखा कि जोड़ी होती थी वाजपेयी जी की और अडवाणी जी की, लेकिन अडवाणी जी को हिंदुत्व का कट्टर चेहरा माना जाता था और वाजपेयी जी को सॉफ्ट चेहरा माना जाता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी को एक कट्टर हिंदुत्व का चेहरा चाहिए। उस रूप में संघ योगी जी को तैयार कर रहा है। अब चाहे योगी जी मुख्यमंत्री रहे चाहे ना रहे, मेरा मानना यह है कि उनका ऑप्शन तैयार है और वो कभी भी दिल्ली जा सकते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि योगी जी को अगर मुख्यमंत्री के पद से कुछ दिन हटाया जाता है और उनको अगर गोरखपुर भी जाना पड़ा, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है। वो कभी भी गोरखपुर वाया दिल्ली हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में उनके लिए जगह तैयार की जा रही है और ये संघ की एक रणनीति है। क्योंकि आज जो जादू था मोदी जी का जादू 10-11 साल में समाप्त हो चुका है। अब संघ को और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का एक नया जादूगर चाहिए, और वो जादूगर जब हम पूरे भाजपा में संघ में नजर घुमाते हैं तो एक ही जगह नजर रुकती है, और वो है यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ। दूसरी चीज आपको ये देखनी होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह से आप मुस्लिम की बात करते हैं, जिस तरह से आप बदायूं की बात करते हैं, जिस तरह से आप संभल की बात करते हैं, जिस तरह से आज आप मथुरा को धीरे धीरे सुगबुगाहट सुनाई दे रहे हैं कि मथुरा में भी आने वाले समय में इस तरह की चीजें होंगी जो राम मंदिर की तरह हुई। तो ये सब इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, जो हिंदुत्व का एजेंडा था, वो उस ओर जाएगी, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और किसी रास्ते के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना बनी रह सकती और ना अगली बार सत्ता में आ सकती। जिस तरह से आप देखेंगे अयोध्या मंदिर पे 4 दशक तक भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है, उसी पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नया एजेंडा, नया नेता और नई जगह के रूप में हिंदुत्व पर राजनीति की जाए। 3 दशकों तक, 4 दशकों तक, 2 दशकों तक, जितना भी संभव हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में योगी को एक बड़ी जगह दिलाने के लिए संघ प्रयास कर रहा है। अब उस प्रयास में कितना संघ बांटना नहीं पसंद आ रहा संघ को क्या? मोदी जी तो कपड़ों से नहीं, देखिए अगर बांट रहे हैं। देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखेंगे जो मोदी जी के दूसरे पार्टनर हैं, उनकी कई सारी खासियत हैं। ऐसा नहीं है, वो तो पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन धरातल पे उनकी कोई बहुत ज्यादा मान्यता है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर उनसे मोदी जी अलग हो जाते हैं तो वो जैसे तोते में जान होती है, उस तरह से उनकी जान मोदी में है। अगर मोदी जी को नुकसान होता है तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उनका अपना कोई बहुत बड़ा रुतबा है, उनका कोई अपना बहुत बड़ा कहीं दबदबा है, मुझे नजर नहीं आता है। वो मोदी के बिना अकेले हैं और मोदी के बिना वो किसी काम के नहीं है। ये लोगों का भी मानना है और मेरी भी सोच यही है। इसलिए संघ उनके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हालांकि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो भी इस रेस में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम 75 वाला फॉर्मूला देखें तो उससे वो कोसों दूर हैं और वो चाहते हैं
कि हम इस रेस में बन के और कुछ अच्छी चीज पा जाए। मोदी जी की भी कोशिश है, उनकी भी कोशिश है, लेकिन उनकी कोशिश उसमें क्या बोलेंगे, सफलता में तब्दील होती मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। हालांकि मैं आपको एक आश्चर्यजनक ये भी आपको बताना चाहता हूं कि खबरें तो मेरे पास इस प्रकार की भी हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रणाम भैया संजय जोशी की तरफ भी भेजा है कि थोड़े रिश्ते सॉफ्ट हो जाएं और संजय जोशी जी उनके नाम पे कोई बहुत ज्यादा विरोध ना करें। वो इस प्रकार की भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, वो अपने मामले में कितने सफल होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप इस बात को कैसे देख रहे हैं कि क्या ये वाकई ऐसे योगी आदित्यनाथ की धमकी समझे, जो योगी ने अब इंटरव्यू में कह दिया कि भाजपा में तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इनके विधायक हैं दलित विधायक, श्याम प्रकाश नाम है उनका, उन्होंने बोला कि अब योगी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य के घर पर खूब विधायकों की भीड़ लग रही है, ये सब क्या है? देखिए प्रज्ञा, मैंने जैसा कहा कि वहां पे एक नूरा कुश्ती चल रही है, दिल्ली और लखनऊ वाली जो हम हमेशा बात करते हैं। दिल्ली के इशारे पे कुछ लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो मैंने आपको वेस्टर्न यूपी के लोगों के नाम गिनवाए, उसी में आपने एक नया नाम अभी विधायक का जोड़ा। अब ये कई सारी चीजें चल रही हैं और इन पे जैसे ही दिल्ली में अध्यक्ष की घोषणा होगी, इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आपको ये देखना होगा 2024 के चुनाव के बाद आरएसएस की मजबूती आप इसी चीज से देख सकते हैं कि जो दो मुख्य राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं वो दोनों आरएसएस की पसंद के हैं। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, दोनों जगह गुजरात लॉबी की नहीं चली है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी उनकी नहीं चलने जा रही है। और उसके बाद जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कम से कम इनकी पसंद तो वहां नहीं चलेगी। भले ही योगी हटे ना हटे, लेकिन गुजरात लॉबी की पसंद उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। उसके बाद भी अगर योगी जी को दिल्ली लाया जाता है या योगी जी हटते हैं, तो उनकी जगह पे अगर कोई बनेगा, वो ऐसा व्यक्ति बनेगा जिनका दोनों खेमों से कोई लेना देना नहीं है। एक बीच का ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसकी मान्यता संघ और पार्टी में होगी, और उसी की नूरा कुश्ती में योगी जी भी नहीं। वो मेरे लिए अभी बताना प्रज्ञा जी बहुत मुश्किल है, ऐसे किसी का नाम मैं ले दूं, अभी वो ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रकार की कोई खबर मेरे पास अभी है नहीं जी। अच्छा, केपी मलिक सर, आपके तार तो बहुत तगड़े जुड़े हुए हैं आरएसएस से, और अब सब कुछ तो आरएसएस ही तय कर रही है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पाई, और कब तक तय होगा? नहीं देखिए, वो इतने देर तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हुआ, उसके तमाम कारण आप जानते हैं। क्योंकि 2024 से पहले बयान आया था, जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और आरएसएस ने 2024 में बता दिया कि हमें जरूरत है। बोला आपको जरूरत है हमारी, हमारे बिना आप कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो हो रहा है कि वो धीरे धीरे किसी तरह से टाइम को खींच रहे हैं और बार बार जो है बहाने मार रहे हैं आरएसएस के सामने कि ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, वो इलेक्शन हो जाने दीजिए। पहले 4 इलेक्शन की बात हुई, फिर विधानसभा की बात हुई, अभी उस तरह से बहाने मार रहे हैं। लेकिन अभी बीच में इन्होंने इलेक्शन की बात कर दी कि अभी 12 राज्यों में चुनाव है, अभी यहाँ चुनाव नहीं, कुछ कुछ बहाने मार के ये जो है अपने किसी डमी को बिठाना चाहते थे। लेकिन संघ ने इनकी एक नहीं मानी है, संघ अड़ा हुआ है, इसलिए ये इतनी देरी हो रही है। और अब आप देखेंगे, मुझे लगता है कि अगले महीने के पहले हफ्ते तक सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपके ट्वीट बहुत बड़े बड़े खुलासे करते हैं केपी मलिक सर, ऐसे ट्वीट करते रहा करिए और हमें समय देते रहा करिए। नमस्कार दर्शकों का भी आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।